अगर 10th मेरी लाइफ का टर्निंग पॉइंट था तो 12th मेरी लाइफ का लर्निंग पॉइंट था। 12th में मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी, नॉट ओनली स्टडीज़ बट इन एवरी एक्सपेक्ट ऑफ लाइफ। 12th में मैंने सीखा कि कैसे हम अपने टाइम को इफेक्टिवली यूटिलाइज कर सकते हैं, कैसे हम सेल्फ डाउट से बच सकते हैं और कैसे हम दूसरों की बातों का अपने ऊपर जो इफ़ेक्ट पड़ता है उससे बच सकते हैं और अपने अंदर की नेगेटिविटी को ख़त्म कर सकते हैं। अगर आप नीट एस्पिरेंट हो, जेई एस्पिरेंट हो या इवन आप जस्ट एक सिंपल पर्सन हो जो सक्सेसफुल होना चाहता है, तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप इस वीडियो को लास्ट तक देखें, क्योंकि इसमें आपको हर एक चीज़ मिल जाएगी जो कि एक सक्सेसफुल पर्सन को अपने लाइफ में ज़रूरत पड़ती है। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं हमेशा ही मानता था कि हमें रोज़ सुबह कोई ना कोई फिजिकल एक्टिविटी करनी चाहिए हमारी बॉडी को फिट रखने के लिए, इसलिए मैं 11th में कराटे जाया करता था। पर अब मुझे कराटे बोरिंग लगने लगा था, इसलिए मैंने 12th में उसको छोड़ के केवल रनिंग चालू कर दी। 11th क्लास के ख़त्म होने के बाद और 12th क्लास के चालू होने के पहले हमें 15 दिन का ब्रेक मिला। मैथ मेरा सब्जेक्ट तो नहीं था, पर तब भी मैं मैथ्स थोड़ा बहुत पढ़ता रहता था क्योंकि मुझे वो काफ़ी अच्छा लगता था और मुझे ऐसा लगता था कि मुझे 11th में मैथ्स ले लेना चाहिए था, मुझे PCM भी ले लेना चाहिए था। पर मैं अंदर अंदर डरता था कि कहीं मैं मैथ्स ले लेता तो कहीं ऐसा ना हो कि मैं कहीं का ना रहूँ। क्योंकि सर्वज्ञ ने PCM भी ले रखा था तो मैं थोड़ा बहुत उससे अपने मैथ्स की डाउट वगैरह क्लियर करता रहता था और इस तरीके से मैं मैथ्स थोड़ा बहुत पढ़ते रहता था। और फिर उन 15 दिन मैंने नॉर्मल कोर्स को छोड़ करके जो भी एक्स्ट्रा अलग चीज़ें जो मैं करना चाहता था 11th में, जैसे कई यूट्यूब वीडियोस जो कि पढ़ाई से रिलेटेड हैं और पढ़ाई को बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार तरीके से बता रही हैं या कुछ एक्स्ट्रा बता रही हैं जो कि कोर्स में नहीं है पर वो मज़ेदार है, वो सब देखता था और मैथ सॉल्व करता था। क्योंकि मुझे डॉक्टर बनने में ऐसा कुछ खासा इंटरेस्ट नहीं था, तो मैंने डिसाइड कर लिया था कि अब मैं रिसर्च इंस्टीट्यूट में जाऊँगा। और चूँकि वहाँ पर मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी सब एक साथ ही होता है और इंटरलिंक्ड ही रहता है, तो मुझे अब कोई डर नहीं था, मैं मैथ बाद में भी पढ़ सकता था। पर फिर मेरे साथ कुछ बहुत बुरा हुआ। मेरा KVPY का फाइनल रिजल्ट आया जो कि इंटरव्यू प्लस थ्योरी के मार्क्स मिला के आया, वो आया था ऑल इंडिया, मेरी रैंक आई थी 487। मेरे दिमाग में केवल एक कॉलेज था उस टाइम पर, वो था ISC बेंगलोर। मुझे वहाँ पर एडमिशन करवाना था अपना। मैंने इंटरनेट पर उसके कट ऑफ के बारे में सर्च किया कि KVPY में कितना कट ऑफ जाता है और मुझे बड़ी मुश्किलों से पता चला कि उसका कट ऑफ अराउंड 250-300 ऑल इंडिया रैंक पर ही ख़त्म हो जाता है। सो अभी मैं वहाँ पर एडमिशन के लिए एलिजिबल नहीं था। साथ ही साथ मुझे पता चला कि वहाँ पर एडमिशन के लिए PCM होना कंपलसरी है, चाहे आपके पास बायो हो ना हो। और इस बात ने मुझे बहुत बुरी तरीके से अंदर से तोड़ दिया। सोचो कि आप जिस कॉलेज में एडमिशन चाहते हो उसमें आपको पहले से ही पता चल गया कि आपका एडमिशन नहीं हो सकता, चाहे आप कितनी भी मेहनत कर लो, तो आपको कैसा लगेगा। साथ ही साथ मुझे पता चला कि मेरी फैमिली भी इस बात पर अभी तैयार नहीं है कि वो मुझे बेंगलोर जाने देंगे और वहाँ पर एडमिशन लेने देंगे, जिससे मेरे सारे सपने चूर चूर हो गए। और इन 3 चीज़ों से मैं पूरा बिखर गया। जिस दिन मुझे पता चला मैं बहुत रोया। अब मुझे यही समझ में नहीं आ रहा था कि मैं पढ़ क्यों रहा हूँ। मैं एक ऐसी जगह जाने के लिए पढ़ रहा हूँ जहाँ पर मैं कभी जान ही नहीं चाहता और जहाँ पर वो सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है जो मुझे सबसे बेकार लगता है। अभी तक मैं बायो का टॉर्चर इसलिए सह रहा था क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि आगे मेरी लाइफ अच्छी हो जाएगी, पर अब मुझे साफ साफ दिख रहा था कि अब मेरी लाइफ और बदतर होने वाली है। पहले मैं सोच रहा था कि अगर मेरा 11th का KVPY अच्छा नहीं जाता है तो मैं 12th का KVPY में भी अपनी पूरी दम लगा करके ISC में सीट सिक्योर कर लूँगा। पर अब मैं चाहे कितनी भी मेहनत कर लूँ, जब तक मेरे पास मैथ्स नहीं होगा मैं वहाँ पर जाने की सोच भी नहीं सकता। और अगर मैं वहाँ पर जाने की सोच नहीं सकता तो फिर मेरा पढ़ने का कोई मेरे को मतलब समझ में नहीं आ रहा था। मैंने फर्स्ट टाइम अपनी लाइफ में डिप्रेशन क्या होता है उसको फील किया था। मैं बहुत सीवियर डिप्रेशन में था। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने मेरे को बंदी बना लिया हो और वो मेरे से वो करवाना चाहता हो जो मैं नहीं करना चाहता हूँ, या मेरी कोई चॉइस ही नहीं है अब लाइफ में जीने की। अब मेरे पास MBBS करने के अलावा और कोई चॉइस ही नहीं था, जो कि मेरे लिए बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटिंग, डिप्रेसिंग, और मैं क्या ही बताऊँ आपको। मैं नीट क्विट करने की सोचने लगा।
पर जैसे कि हर अंधेरे के बाद एक सवेरा होता है, इस क्रूशियल टाइम पर मेरी मम्मी ने मेरी बहुत मदद करी। उन्होंने मुझे भी समझाया और मेरे पापा को भी समझाया कि अगर मैं इस टाइम पर ये सोचने बैठ जाऊँगा कि मुझे MBBS करना है या मुझे ISC में जाना है, रिसर्च करना है, और मैं अगर इसी तरीके से डिप्रेशन में रहूँगा तो फिर मैं कुछ भी नहीं कर पाऊँगा। अब मेरे पास दो रास्ते थे, या तो मैं रोता रहूँ और अपनी मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ ख़राब कर लूँ, या फिर मैं वो करने की सोचूँ जो किसी ने नहीं सोची होगी, और वो था मैथ्स ले लेना 12th में। मैं इंटरनेट पर गया और मैंने सर्च किया कि क्या 12th में मैथ्स लिया जा सकता है, और वहाँ पर साफ साफ लिखा था नहीं। पर कुछ जगह ये लिखा हुआ था कि बहुत ही कम प्रोबेबिलिटी होती है चेंज की, और वो बहुत ही लंबी प्रोसेस होती है जिसमें कि एक वैलिड रीज़न होना चाहिए, नहीं तो सब्जेक्ट चेंज नहीं हो सकता कोई। अब मुझे दुनिया की किसी चीज़ से कोई मतलब नहीं था। अब मुझे बस इससे मतलब था कि मेरा सब्जेक्ट चेंज होना चाहिए, मेरा फिजिकल एजुकेशन की जगह अब मैथ्स आना चाहिए। अब ये सब बातें अगर तुम नीट एस्पिरेंट हो तो तुम्हें बड़ी अजीब लग रही होंगी, पर यार होता है, कुछ लोग होते हैं मुझे। सो फिर मैं अपने स्कूल गया और मैंने उनको बताया कि मुझे सब्जेक्ट चेंज करना है। सबसे पहले तो मुझे आधा घंटा उनको ये समझाने में लग गया कि मुझे फिजिकल एजुकेशन से मैथ्स चाहिए, ना कि मैथ्स से फिजिकल एजुकेशन। और फिर कुछ टाइम बाद समझ लेने के बाद उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या तुम इतना हैंडल कर पाओगे। फिर उन्होंने मुझे बैठने को बोल दिया और मुझे वो 1-1, 2-2 घंटे बिठाते थे और कुछ करते नहीं थे, पर मैं रुकने वाला नहीं था। मैं बैठे रहता था, मैं बैठ के मैथ्स के सवाल सोल्व करता था और मुझे कोई मतलब नहीं था। मुझे अभी केवल और केवल अपना सब्जेक्ट चेंज करवाना था। उनका कहना था कि सब्जेक्ट चेंज हो सकता है, वो श्योरिटी तो नहीं दे सकते, पर हाँ पॉसिबल है। मैंने मैथ्स पढ़ना चालू कर दी अच्छी तरीके से, और अभी मैं बहुत ही ज़्यादा एक एंजाइटी वाले दौर से गुजर रहा था। और फाइनली स्कूल के बार बार चक्कर काटने के बाद मेरी मेहनत सफल हो गई और मुझे मैथ्स मिल गया। अब मेरी होप वापस आ गई थी और अब मैं कितना भी पढ़ने के लिए तैयार था ISC में एडमिशन के लिए। अब मुझे पूरी 2 साल की मैथ्स 1 साल में कवर करनी थी और बोर्ड में पास होना था, और साथ ही साथ में नीट में भी अच्छे मार्क्स लाने थे। और साथ ही साथ में जो उन लोगों को चुप करवाना था जो मेरे से बोलते थे कि तेरी नीट की रैंक बिगड़ जाएगी मैथ्स लेने की वजह से। सो 15 दिन के ब्रेक के बाद हमारी 12th क्लास चालू हुई। हम लोगों का एक नया बैच बना दिया गया था जिसमें कि हमारे इंस्टीट्यूट के टॉप 20 स्टूडेंट रखे गए थे, और फिर हमारी पहली क्लास हुई। चूँकि हमारी नई क्लास थी और कई नए बच्चे थे, तो वो क्लास काफ़ी सीरियसली गई। अगर आप मुझे जानते तो आपको पता होगा कि मैं बहुत ही मजाकिया किस्म का बंदा हूँ। सो वो क्लास मुझे बड़ी सी ऑकवर्ड सी लगी, जिसमें सब बच्चे सीरियसली बैठे हुए थे और सुन रहे थे। ऑब्वियसली ऐसा इसलिए होता क्योंकि हम लोग एक दूसरे को जानते नहीं थे, पर धीरे धीरे हम लोगों की दोस्ती बढ़ती गई और हमारे ग्रुप में और नए लोग शामिल हो गए। इनमें से 2 धुरंधर थे, राज और लक्ष्मण धाकड़। 12th में आने पर मुझे अपनी क्लास का CR बना दिया गया। ऑब्वियसली CR बनने का मतलब बच्चों को चुप कराने का काम तो रहता नहीं होगा, क्योंकि हम लोग वैसे ही टॉपर थे। मेरा काम ये रहता था कि मैं लोगों को शेड्यूल बताता था कि कब क्लास है, कितने बजे से है, कब से कब तक है, एक्सेट्रा। हम लोगों की वीक में 2 या 3 बार फुल डे क्लास लगती थी, मतलब कि सुबह 10 से लेकर रात के 7 बजे तक। और वो सबसे ज़्यादा एंजॉइंग मोमेंट था, क्योंकि हम लोग साथ में रहते थे, साथ में लंच करते थे, साथ में खेलते थे और मस्ती करते थे। वो मेरी लाइफ का सबसे बेस्ट मोमेंट था। जैसे कि आप सब जानते हो, मुझे तो समझ में आ गया था कि मेरी आगे की लाइफ थोड़ी सी प्रॉब्लमेटिक होने वाली है, क्योंकि तब मुझे या तो अपने सबसे फेवरेट सब्जेक्ट को छोड़ना होगा या फिर अपने मम्मी पापा को छोड़ना होगा, और इस वक्त मेरे पास दोनों थे। तो मैं मानता था कि मेरा ये टाइम मेरी लाइफ का सबसे बेस्ट टाइम है। और इस तरीके से हमारी 12th धीरे धीरे निकलती चली गई। अब बारी थी एग्ज़ाम्स की। तो सबसे पहले हमारे 2 एग्ज़ाम्स आए जो कि नवंबर 2019 में हुए थे। वो था KVPY और ओलंपियाड्स। हमारा कोर्स अराउंड अक्टूबर में ही कंप्लीट हो गया था 12th का, तो हमें अराउंड 1 मंथ का टाइम मिल गया था कोर्स रिवाइज करने के लिए अपना 11th का, और इन एग्ज़ाम्स में अच्छा परफॉर्म करने के लिए। ओलंपियाड्स बहुत ही टफ एग्ज़ाम्स होते हैं जिसमें ऑल ओवर इंडिया में केवल 300 और 200 बच्चे सिलेक्ट होते हैं। सो मुझे पर्सनली पता था कि मैं फिजिक्स और केमिस्ट्री के ओलंपियाड्स नहीं निकाल पाऊंगा, क्योंकि मैंने उसके सैम्पल पेपर भी और प्रीवियस ईयर पेपर लगा के देखे थे, जिनमें कि मेरे मार्क्स कट ऑफ से काफ़ी कम आ रहे थे। और मुझे ये समझ में आ रहा था कि मैं NSE भी निकाल सकता हूँ, क्योंकि मेरे कभी कभी इसमें मार्क्स कट ऑफ के आसपास आ जाते थे। सो मैंने उस 1 मंथ के ब्रेक में 11th की बायोलॉजी अच्छे से रिवाइज़ करी
जिससे कि मेरा KVPY भी अच्छा चले जाए और यहाँ पर NACP भी अच्छा चले जाए। और फाइनली थोड़ी सी मेहनत के बाद मैंने NACP निकाल लिया, जो कि मेरे लिए एक बहुत बड़ा अचीवमेंट था, क्योंकि उसमें बहुत कम बच्चे सिलेक्ट होते हैं। साथ ही साथ मुझे बायो का एक दूसरा रूप देखने को मिला, क्योंकि उस पेपर में बायोलॉजिकली पूछी जाती है, जो कि नीट के पैटर्न से बिल्कुल अलग सिस्टम है। नीट में बायो रट्टा वाली पूछी जाती है, रट्टाफिकेशन वाली, जो कि बिल्कुल कॉन्सेप्ट नहीं लगता। और यहाँ पर हर एक क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट था। अगर आपने बायो सही तरीके से समझा तभी आप उस पेपर को निकाल सकते हो। अब बारी थी KVPY की, क्योंकि आप सबको पता है कि मुझे रिसर्च कॉलेज में जाना था। सो KVPY मेरे लिए एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट एग्ज़ाम था और ये मेरा लास्ट चांस था IISc में एडमिशन पाने के लिए। मैं बिल्कुल सोच के गया था कि मुझे ये एग्ज़ाम फोड़ देना अच्छे से और इसमें अंडर 200 ऑल इंडिया रैंक लानी है। पर हुआ यूँ कि इसी चीज़ ने मुझे अंदर ही अंदर डरा दिया कि मुझे अपना एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्म करना है। मैं ये सोच रहा था, तो मैं अंदर ही अंदर डर रहा था और इस वजह से मेरा एग्ज़ाम बिगड़ गया। मैं क्वालिफाई तो हो गया था, पर मेरे एप्टीट्यूड टेस्ट में मार्क्स कम थे, जिससे ऑल इंडिया रैंक 200 या 300 लाना मुश्किल था। पर क्योंकि प्रीवियस ईयर में 11th में मैंने इंटरव्यू में 92 आउट ऑफ 100 लाया था, तो मुझे कॉन्फिडेंस था कि इस इंटरव्यू में भी अच्छा ले आऊँगा और इस रैंक को ऊपर ले जाऊँगा। तो अभी भी मेरे दिमाग में होप था कि हाँ, मैं IISc में शायद एडमिशन ले पाऊँ। और इस तरीके से धीरे धीरे ईयर 2018 ख़त्म हो गया और मैंने साल 2018 में 1018 किलोमीटर रनिंग का रिकॉर्ड बनाया। मैंने JEE मेन का फॉर्म भी भर दिया था, तो जनवरी 2019 की शुरुआत में मैं JEE मेन की तैयारी कर रहा था फर्स्ट अटेम्प्ट की। JEE मेन का एग्ज़ाम देने वाले दिन भी मैंने एक बहुत बड़ी चीज़ सीखी। मैं जैसे ही एग्ज़ाम देने घुसा तो एक बहुत बड़ी लाइन लगी थी वहाँ पे 50 बच्चों की। मैं उनको देख के डर गया। मुझे ऐसा लगने लगा कि मैं इन लोगों के सामने कहाँ स्टैंड करूँगा। मैं एग्ज़ाम हॉल में घुसा, वो कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम था, सो उसकी ब्राइटनेस कुछ ज़्यादा ही थी PC की, तो मुझे थोड़ा आँखों में प्रॉब्लम होने लगी थी और फिर मैं थोड़ा बहुत डर गया था, जिस वजह से मेरा एग्ज़ाम वो बिगड़ गया। सो मुझे एक और चीज़ सीखने को मिली कि एग्ज़ाम टाइम पर हमें भीड़ देख के डरना नहीं है। JEE मेन का एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद NACP का रिजल्ट आ गया, जिसमें कि मैं सिलेक्ट हो गया था। सो फिर मैं सेकंड स्टेज ओलंपियाड का, जो कि होता है इंडियन नेशनल बायोलॉजी ओलंपियाड INBO, उसकी तैयारी करने लगा। जनवरी में ही मैं अभिषेक और लक्ष्मण के साथ KVPY का इंटरव्यू देने गया था दिल्ली यूनिवर्सिटी में, जो कि मेरा बहुत अच्छा गया था। जिसके बाद फेब में मैं अपने दोस्त राज के साथ INBO का एग्ज़ाम देने गया था भोपाल, स्पेसिफिकली IISER भोपाल, जो कि बहुत ही शानदार जगह थी और वहाँ का एक्सपीरियंस भी अपने आप में एक शानदार एक्सपीरियंस था। और फिर इस तरीके से मार्च में बोर्ड्स आ गए, जिसमें कि मैंने फिर से फाड़ दिया और उन लोगों को चुप करा दिया जो मेरे से कह रहे थे कि तुम मैथ्स 2 साल की 1 साल में कैसे करेगा। मैंने मैथ्स में 95 आउट ऑफ 100 स्कोर करे थे और बायो और केमिस्ट्री में भी 95 आउट ऑफ 100 स्कोर करे थे। मेरे मैथ्स पे इतने अच्छे मार्क्स आने का श्रेय मेरे दोस्त सर्वक को जाता है, क्योंकि हम दोनों साथ में पढ़ते थे और मुझे वो गाइड करता था कि मुझे किस तरीके से मैथ्स पढ़ना चाहिए, कौन सी किताबें यूज़ करनी चाहिए। वो मेरे सारे डाउट्स क्लियर करता था। मार्च के बाद अप्रैल में JEE मेन का सेकेंड अटैम्प्ट था। मैंने JEE मेन के सेकेंड अटैम्प्ट में अपने आप को सुधार लिया और मैंने इस बार डरा नहीं, और जिस वजह से मैं पिछली बार से अच्छी परसेंटाइल, जो कि 99.45 परसेंटाइल मैंने स्कोर करी और मेरी ऑल इंडिया रैंक थी 6437। अब केवल 1 मंथ बचा था और सामने नीट था। मेरा KVPY का रिजल्ट भी आ गया था और जिसमें कि मेरी ऑल इंडिया रैंक 1000 तक पहुंच गई थी, जो कि साफ साफ था कि मैं IISc में अब एडमिशन नहीं ले सकता। पर मेरे पास अभी भी एक रास्ता बचा था, वो था नीट के थ्रू एडमिशन। अगर मैं नीट में भी 200 या 300 के आसपास ऑल इंडिया रैंक ले आता हूँ तो मैं वहाँ पर एडमिशन अपना करवा सकता हूँ। सो अब मैंने नीट की भयंकर तरीके से तैयारी चालू कर दी। लास्ट टाइम पर मैंने प्रीवियस ईयर पेपर लगाए और अपनी बायोलॉजी की जो बायोहैक वाली कॉपी है वो पढ़ी। अगर तुम लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि मैं किस बारे में बोल रहा हूँ, तो मैंने एक वीडियो में अच्छे समझा रखा है कि बायोहैक कॉपी क्या है। वो एक्चुअली में कुछ चीज़ें हैं जो मैंने 12th के टाइम पर डिस्कवर करी थी, जिस वजह से इतना रिसेंटली मैं बहुत मेडिकल और इंजीनियरिंग एग्जाम की तैयारी कर पाया और दोनों को अच्छे से फोड़ पाया। 12th में तुम्हें समझ में आ ही गया होगा कि मैंने कितने सारे एग्ज़ाम दिए हैं।
सो अगर मैं इंजीनियरिंग एग्जाम में इतना अच्छी रैंक ला पाया हूँ तो उसका सिंपल यही मतलब होगा कि मैंने कहीं ना कहीं से अपना टाइम निकाला है 12th में। तो वो टाइम मैं एक्चुअली इसलिए निकाल पा रहा था क्योंकि मैंने बहुत सारे हैक्स डिस्कवर करे थे जो कि मैं अलग से एक वीडियो में बता चुका हूँ। तो मैं आपको 100% रिकमेंड करूँगा कि आप उसको देखें। नीट का लास्ट मंथ बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटिंग था क्योंकि अगर किसी पेपर में मार्क्स कम आते थे तो बहुत ज़्यादा बुरा लगता था और सेल्फ कॉन्फिडेंस टूट जाता था। पर मैंने उस टाइम तक अपने आप को संभालना सीख लिया था क्योंकि मैं पहले से ही बहुत सारे धक्के खा चुका था जो मैं आपको बता चुका हूँ। तो मैं अब किसी चीज़ से डर नहीं रहा था क्योंकि अब मुझे पता था कि अब मैं मैच्योर हो चुका हूँ और एग्ज़ाम में कम ज़्यादा नंबर आना ये एक नॉर्मल बात है। कभी आपके ज़्यादा आएंगे, कभी आपके कम आएंगे, उससे आपको डिमोटिवेट नहीं होना है। साथ ही साथ मेरे को पता था नीट के एग्ज़ाम में मुझे क्या क्या चीज़ों की परवाह नहीं करनी। देखो अगर आप किसी भी एग्ज़ाम देने जाओगे तो मैं आपको बता देता हूँ आपको क्या सोचना है अपने दिमाग में। कई लोगों के एग्ज़ाम इसलिए बिगड़ जाते हैं केवल कि वो एग्ज़ाम टाइम में कुछ गलती कर देते हैं। जैसे वो एग्ज़ाम टाइम में ज़्यादा एंशियस हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, जैसा मेरे साथ पहले हो चुका था। सो इस बार मैं पूरी तरीके से अपने आप को प्रिपेयर कर लिया था। नीट वाले दिन मैंने 2 बातें अपने दिमाग में रखी। पहली ये बात कि मेरा पेपर चाहे अच्छा जाए चाहे बुरा जाए मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और दूसरी ये बात कि मुझे अपने पेपर में अपने आप से ये नहीं बोलना कि मुझे अच्छे से अच्छा परफॉर्म करना है। नहीं, मुझे परफॉर्म करना है। अच्छा होगा बुरा होगा मुझे नहीं पता, मुझे डांस करना है। जज मेरे लिए अच्छा सोच रहे हैं बुरा सोच रहे हैं उसके बारे में मेरे को नहीं सोचना है। और मुझे ये भी नहीं सोचना है कि ये पेपर मेरा अच्छा चल जाए उसके बाद मेरी लाइफ सेट हो जाएगी। क्योंकि अगर हम फल की चिंता करेंगे ना, हम ये सोचेंगे कि यार इस पेपर से मेरे को कुछ अच्छा मिल जाएगा, तो फिर हम फंस जाएंगे। ये 2 बातें ही सबसे ज़्यादा आपको कॉन्फिडेंस लाएगी, आपके दिमाग को शांत करेंगी। सो फिर नीट का पेपर ख़त्म हुआ और अभी भी कुछ पेपर बचे थे जो कि थे JEE एडवांस और एम्स। सो मैं उसकी प्रिपरेशन करने लगा और फिर इसी तरीके से आखिरकार 5 जून आई जिस दिन नीट का रिजल्ट आया। मैं अपना नीट का रिजल्ट देखकर पूरी तरीके से चौंक गया था। नीट के रिजल्ट में सबसे अजीब बात ये थी कि मेरे तीनों सब्जेक्ट में बायो में सबसे ज़्यादा परसेंटाइल थी और मेरे बायो में 345 आउट ऑफ 360 मार्क्स थे जो कि बहुत ज़्यादा मार्क्स थे क्योंकि जिसकी ऑल इंडिया रैंक 1 थी उसके बायो में 346 मार्क्स थे और ऑल इंडिया रैंक 2 वाले के 345 मार्क्स थे। इसका रीज़न मुझे यही लगा कि जो ट्रिक्स मैंने डिस्कवर करी थी 12th में, जैसे कि NCERT से कॉपी बनाना, NCERT को पूरी तरीके से ध्यान से पढ़ना, पेपर को सॉल्व करने के बाद पूरी तरीके से एनालाइज करना और सारे क्वेश्चन जो भी गलत हुए उनको एक कॉपी में लिखना, सुबह दौड़ने जाना, पोमोडोरो टेक्निक फॉलो करना, ये सब चीज़ें कुछ ज़्यादा ही अच्छी तरीके से काम करी मेरी एक्सपेक्टेशन से। हम सब लोग बहुत खुश थे, पर साथ ही साथ में हम सबको पता था कि हम बहुत कुछ मिस भी करने वाले हैं। जैसे कि क्लास के ब्रेक में पेन फाइट या हैंड क्रिकेट खेलना, JC चौधरी को DCP चित्रौले बोलना, AD सर का पेन मांगोगे चाकू घोप देंगे वाला जोक, नीट के लास्ट टाइम पर बिना इसी के पेपर सॉल्व करना, नीट छोड़कर IITs पर फोकस करना, नॉट इनकरेक्ट वाले क्वेश्चन सही करके अपने आप को खलनायक समझना, OMR में गलत सर्कल बढ़ जाने पर उसमें चौक लगाना, तुक्का सही होने पर खुशी बनाना, लाइब्रेरी से बुक्स गायब करना, टीचर को डाउट पूछ कर परेशान करना और सुबह 7 बजे से लेकर शाम को 7 बजे तक आकाश में पड़े रहना। तो ये थी मेरी कहानी। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।